हेलो। हाँ बच्चों, आज का वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ आपके नाइट्रिक अम्ल पर। नाइट्रिक अम्ल के बारे में आप जानते होंगे। नाइट्रिक अम्ल का सामान्य सूत्र ये एक अकार्बनिक अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र HNO3 होता है और इसको बनाने की विधियाँ, यहाँ पे दो तरीके से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रयोगशाला विधि के बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे है, ये मैंने लिखा हुआ है, आपको नोट्स कराया हुआ है कि नाइट्रोजन H2N2O2 हाइपोनाइट्रस अम्ल, HNO2 नाइट्रस अम्ल, H2N2O2 हाइपोनाइट्रस अम्ल, HNO2 नाइट्रस अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल जैसे ऑक्सो अम्ल बनाती है। नाइट्रिक अम्ल के ये ऑक्सो अम्ल होते हैं। इनमें जो है सबसे प्रमुख जो है नाइट्रोजन का अम्ल जो है वो है HNO3। ये सबसे महत्वपूर्ण है, नाइट्रिक अम्ल से कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रयोगशाला विधि पर आते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में मैंने आपको बताया था कि प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल कांच के रिटॉर्ट, भट्टे टाइप के होंगे कांच के, में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम नाइट्राइट NaNO2, या इसकी जगह पे सोडियम नाइट्राइट की जगह पे हम ले सकते हैं KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसमें आपने क्या करना है, प्रयोगशाला विधि में रासायनिक समीकरण ध्यान देना है। रासायनिक समीकरण को याद करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि नाइट्रिक अम्ल जो है प्रयोगशाला में सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम नाइट्रेट। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 है प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो जब हम इस लवण को तोड़ते हैं, सोडियम नाइट्रेट को, सोडियम नाइट्रेट हमें दो आयन देता है, Na+ आयन, NO3- आयन। जब हम सोडियम नाइट्रेट को डिजॉल्व करेंगे तो ये दो प्रकार के आयन देगा, Na+ आयन, NO3 ऋण आयन। इसी प्रकार से H2SO4 भी हमें दो आयन देता है, H+ आयन, और यहाँ पे इसका बाइसल्फेट आयन होगा HSO4। तो यहाँ पे H2SO4 हमारा सांद्र है। तो यहाँ पे हमें अब ये अपोजिट आयन हमारे एक्सचेंज अभिक्रिया हो जाएगा, ये आयन विनिमय टाइप अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा H धनाइन है, ये H धनाइन हमारा NO3 आयन के साथ जुड़ जाएगा और ये Na धनाइन हमारा HSO4 ऋण आयन के साथ जुड़ेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा रिएक्शन आएगा वो ये हो जाएगा H धनाइन NO3 ऋण आयन, HNO3 प्लस NaHSO4, Na धनाइन HSO4 ऋण आयन। तो NaHSO4 यानी कि ये हो गया हमारा नाइट्रिक अम्ल। और ये हो गया सोडियम बाइसल्फेट। इसको आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा। तो सोडियम बाइसल्फेट। इसी प्रकार से अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ भी सेम रिएक्शन होगा। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, KNO3 प्लस H2SO4। तो यहाँ पे भी K+ आयन देगा, ये NO3- आयन देगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का H+ आयन होगा। अम्ल है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। और सल्फेट -2 आयन बनेगा, यहाँ पे भी -2 रहेगा, सॉरी यहाँ पे +1 ही रहेगा। अगर HSO4 एक H धनाइन देगा तो ये HSO4 ऋण आयन बनाएगा, H धनाइन प्लस HSO4 एक ऋण आयन होगा, तो यहाँ पे एक ही ऋण आयन होना चाहिए। SO4- 2 तब होगा जब दूसरा H धनाइन भी हम यहाँ से निकालेंगे। तो हमारा जो रिएक्शन हो जाएगा वो ये होगा आपका KHSO4
प्लस एस धनायन और NO3 ऋणायन, ये जुड़ जाएंगे आयन, तो ये हो जाएगा हमारा HNO3। तो ये दोनों अभिक्रियाएं जो हैं ये प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने की रासायनिक विधियां हैं। तो प्रयोगशाला मेथड के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्यापारिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। ये इम्पॉर्टेंट है और ये बोर्ड परीक्षाओं में भी आपको पूछे जा सकते हैं प्रश्न से कि ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं, या ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण समझाइए। तो इससे पहले हमने प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने के 2 समीकरण पढ़े थे। अब व्यापारिक स्तर का मतलब ये हुआ कि जब हमें नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में चाहिए या हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करना है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि नाइट्रिक अम्ल का मेथड जो पहला पॉइंट होगा वो है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं, इसके अंतर्गत आपने 3 रासायनिक समीकरण याद करने हैं। प्रमुख समीकरण हैं ये, मैंने यहाँ पे 3 समीकरण लिखाए हैं आपको। तो रासायनिक समीकरण लिखने के बाद थोड़ा बहुत इसमें जो है आपका मेथड आ जाएगा कि कैसे कैसे रासायनिक समीकरण में ये क्या क्या आपका अमोनिया है, ऑक्सीजन है, कैसे अभिक्रियाएं करते हैं। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बना तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, और उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करने के बाद नाइट्रिक अम्ल बना रहा है। इस पर आपने ध्यान देना है। और साथ में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि जो हमारा इसका जो वो होगा मेथड निर्माण करने का जो प्रक्रम होगा ये, या इसको हम प्लांट कह सकते हैं, छोटा सा होगा ये। तो इसमें क्या होगा कि हमारा पहला जो है, पहला पॉइंट मैंने आपको लिखा रखा है उत्प्रेरक कक्ष, इसको कहेंगे उत्प्रेरक कक्ष, इस पर ध्यान देना है। दूसरा जो है परशीतक कक्ष है, ये वाला, ये छोटा सा कूलिंग बेसिल है, परशीतक कहते हैं इसको, ये ठंडा करेगा। और तीसरा जो है यहाँ पे है ऑक्सीडेशन चैम्बर, आक्सीकरण कक्ष। आक्सीकरण कक्ष के बाद तीसरे नंबर पे है, उसके बाद चौथा नंबर है अवशोषक कक्ष। तो इन 4 चैम्बरों के बारे में आपको आना चाहिए, उत्प्रेरक कक्ष, परशीतक कक्ष, आक्सीकरण कक्षक और अवशोषक कक्ष, ये आपने ध्यान देना है। उसके बाद मेथड के बाद, विधि इसके बताने के बाद आपको लिखने पड़ेंगे भौतिक गुण। तो कम से कम 3-4 पॉइंट आपके भौतिक गुण के हो जाएंगे। भौतिक गुण में आप इसका रंग कैसा है और इसका हिमांक बिंदु, क्वथनांक, गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आता है। और लास्ट में जो अंतिम इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो है रासायनिक गुण, नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण। तो निर्माण 1 हो गया, विधि 2 हो गई, और उसके बाद तीसरा हो गया भौतिक गुण, चौथा हो गया हमारा रासायनिक गुण, और अंत में आ जाएंगे 5वें नंबर पर उपयोग। तो 5 बातें आपने इसमें पढ़नी है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखवा रखा है कि यह विधि अमोनिया के वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा उत्प्रेरकीय आक्सीकरण पर आधारित है। यानी कि अमोनिया के वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा अमोनिया लेंगे हम और वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे, और उत्प्रेरक की आक्सीकरण यहाँ पर अमोनिया का होगा, जो निम्नलिखित बिंदु पर आधारित या संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम अमोनिया और वायुमंडलीय ऑक्सीजन का मतलब हवा लेंगे। तो जो हमारा समीकरण आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे है हमारी अमोनिया है NH3 4NH3 प्लस O2। तो ये हमारा बनेगा, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर हमने बनाना है H2O। तो अब इसको जो है संतुलित करना है आपको। तो यहाँ पे 4 देखिए इधर, यहाँ पे नाइट्रोजन 4 लिए मैंने, तो यहाँ पे 4 कर देंगे सीधे, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही जगह पे है। तो 4N हो जाएगा। अब हमारे पास 4 3 जा 12 हाइड्रोजन हो गए, तो हम यहाँ पे 6 लेंगे, 6 2 जा 12 हो गया। तो अब हमारे पास जो है ऑक्सीजन बढ़ गए, 4 ऑक्सीजन इसमें हो गया, 4O और 6O यहाँ पे हो गए। तो हम यहाँ पे कर देंगे 10, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन। तो एक समीकरण हमारा ये आएगा। पहले समीकरण में हमने क्या किया, वातावरणीय वायुमंडल से ऑक्सीजन ली, ये हवा से प्राप्त ऑक्सीजन है,
और ये अमोनिया। तो अमोनिया और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हुआ, तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बना। ये आपने लिखा होगा, इसको याद करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड और ये जल। अब हमने क्या करना है, नंबर 2 में हमने क्या लेना है, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो हवा जो हमारी अतिरिक्त हवा चैम्बर में आएगी, तो उसके लिए हम इसको ले लेंगे NO + O2। तो ये हमारा दूसरा समीकरण आएगा NO2, ये आ जाता है NO2। तो NO2 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको संतुलित कर लेंगे। यहाँ 2 लगा देता हूँ, तो यहाँ 2 लग जाएगा, 2NO2, 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 4, तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन। दूसरे समीकरण में हमारी बन गई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं इसको कहीं कहीं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसे NO2। अब तीसरा समीकरण हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आगे लेना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल लेना है आपने। तो ये हमारा थर्ड चैम्बर में होगा, ये लास्ट वाले चैम्बर में, जहाँ पे हमारे पास NO2 होगा और इसके ऊपर हम पानी गिराएंगे, तो ये H2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बनना चाहिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। इस तरीके से हम समीकरण को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं 2HNO3 लेता हूँ, तो 2HNO3 का मतलब हो गया 2N इधर 1N इधर 3, तो यहाँ पे मैं 3NO2 कर लेता हूँ पहले। ऑक्सीजन देख लीजिए, 2 3 6 हो गए, 6 और 1 7, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 6 और 1 7। तो इस तरीके से हमने 3 महत्वपूर्ण समीकरण इसमें याद करने हैं। सबसे पहले कि इसमें आपको 3 रासायनिक समीकरण आपको याद होनी चाहिए। ये हमारा जो है कौन सा प्रक्रम है, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा क्या बनाएंगे हम, नाइट्रिक अम्ल द्वारा HNO3 शॉर्ट लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा। एक विधि इसमें और है, बर्कलैंड एंड आइड विधि है, बर्कलैंड और आइड मेथड। तो वहाँ पे भी थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसको पढ़ लीजिए। वैसे CBSE बोर्ड में नहीं होना चाहिए, NCERT किताब में भी हमारी नहीं है, तो आप उसको एक बार वैसे ही पढ़ लीजिएगा। परंतु इसको आपको याद भी करना है और लिखना भी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि हमारा जो ये वो होगा, इसका डायग्राम जो है इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने वातावरणीय ऑक्सीजन O2 है, ये है। यहाँ से हम अमोनिया को कंप्रेसर पंप के थ्रू ये इसके अंदर भेजेंगे। इसका नाम होगा उत्प्रेरक कक्ष। तो यहाँ पे प्लेटिनम गॉस लिखा है, प्लेटिनम की जाली है और इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ मैंने ऊपर समीकरण में भी आपको लिखा रखा है, ये समीकरण पे आप ध्यान देंगे। इससे पहले प्लेटिनम का मतलब संक्रमण तत्व जो होते हैं हमारे, ये जो हैं ये तत्व धातु तत्व संक्रमण तत्व इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और इनमें डी वैकेंट ऑर्बिटल ज़्यादा मात्रा में खाली होते हैं, तो इसलिए कि उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे प्लेटिनम जो है उत्प्रेरक है और इसका टेम्परेचर 800 डिग्री है। NH3 और O2 की अभिक्रिया यहाँ पे होगी, तो ये बनेगा हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड और 6H2। जो यहाँ पे लिखा समीकरण आपने, वही समीकरण मैंने इसको दिखा दिया। यहाँ पे ये बनेगा, फिर ये जो है आगे पहुँचेगा यहाँ कूलिंग बेसिल में। तो यहाँ पे ये ठंडा होगा, ठंडे होने के बाद जो है पानी इसमें जो है हमारा वाटर तो ऐसे फ्रीज हो जाएगा ये। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आगे बढ़ेगी, शुष्क हवा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आगे बढ़ जाएगी। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगी, तो ये बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये होगा तीसरे कक्षक में, ऑक्सीकरण कक्ष कहलाएगा ये। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन यहीं से आगे को बढ़ेगी, तो ये बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे यहाँ से
आगे बढ़ेगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ से वाटर गिराएंगे। तो वाटर गिराएंगे तो ये हमारा होगा अवशोषक कक्षक। अवशोषक कक्षक में जो है इसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो अवशोषित कर ली जाएंगी और वेस्टेज लिखा है तो बेकार गैसें यहाँ से बाहर हो जाएंगी और NO2 जो है हमारा H2O के साथ अभिक्रिया करके NO2 प्लस H2O, ये लिखा है NO2 प्लस H2O HNO3 यहाँ हम कलेक्ट कर लेंगे, इसमें जमा कर लेंगे। तो ये हमने समीकरण देख लिए, तीनों समीकरण NH3 प्लस O2 NO प्लस 6H2 नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनेगा। इसके बाद इसको कूल कर लेंगे। कूल करने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड आगे बढ़ेगी तो हो सकता है यहाँ पे जो वाटर होगा हमारा ये कूल्ड हो जाएगा। तो नाइट्रिक यहाँ पे प्लेटिनम गॉस का मतलब हुआ ये हर उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। उत्प्रेरक वही पदार्थ होते हैं जो अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा ये, यानी कि कम समय में और कम ताप पर हमारी अभिक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ेगी और जो नाइट्रिक ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन को आगे भेजेगी। नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे ऑक्सीकरण कक्षक में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलेंगे। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ से आगे निकलेगी और इसके ऊपर जल के साथ अभिक्रिया करेगी। इसमें अन्य गैसें भी आएंगी तो उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एब्जॉर्प्शन टावर हो गया, अवशोषित कर लेगा और शुद्ध मात्रा में HNO3 बना के हमें यहाँ कलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। तो एक बार इसकी मेथड भी थोड़ा आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे पढ़ा देता हूँ आपको। ये लिखा है यहाँ पे, पोस्टवार्ल्ड में इस विधि में HNO3 के औद्योगिक निर्माण की आधुनिक विधि है। इस विधि में अमोनिया का जो है एक आयतन तथा वायु का हम 10 भाग लेंगे, 1 भाग अमोनिया और 10 भाग हवा के मिश्रण को एक उत्प्रेरक कक्ष से प्रवाहित किया जाता है। इसका नाम उत्प्रेरक कक्ष है। इसका टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री होता है। प्लेटिनम जाली होगी तो ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा। उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है, तो ये आपको बता दिया है। इस प्रकार जो है यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड और शेष ऑक्सीजन का मिश्रण बनेगा, वो हमारा चैम्बर नंबर 3 में आक्सीकारक चैम्बर में भेजा जाएगा। वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा और इस प्रकार प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड में बदल जाएगा, वो होगा हमारा अवशोषक चैम्बर में। और यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार प्राप्त NO2 गैस को बर्कलैंड-हाइट की विधि से भी तैयार किया जाता है और वहाँ पे हम नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। तो अब HNO3 के भौतिक गुण हैं। तो यहाँ पे रंग HNO3 का रंगहीन द्रव है, ये कोई रंग नहीं होता है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हिमांक बिंदु, तो ये 231.4 केल्विन पे फ्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 200 केल्विन का मतलब है कि माइनस में होगा। इसका टेम्परेचर माइनस में करेंगे हम तभी बर्फ़ में चेंज हो जाएगा। 273 में से आपको हटाना पड़ेगा ये। तो उसके बाद है क्वथनांक 335.6 केल्विन। तो ये घटा सकते हैं आप 273 में से, जितना भी आएगा घटा के उतने डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। और नाइट्रिक अम्ल में 68% इसका द्रव्यमान होता है। फिर आते हैं रासायनिक गुण पर। तो रासायनिक गुण इसके पहला जो है अम्ल है, हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल है। जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोनियम आयन देगा, क्योंकि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में H धनायन प्रदान करते हैं या H प्रोटॉन प्रदान करते हैं। और जल के अणु में जो हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के युग्म होते हैं वो इसको रिसीव कर लेते हैं H धनायन को और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। इससे हमारे जल का pH मान घटेगा और जल एसिडिक नेचर का हो जाएगा। हाइड्रोनियम आयन बनेगा, साथ में नाइट्रेट आयन बनेगा। इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। बाय द वे समीकरण में HNO3 प्लस H2O। अब H2O में आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो H धनायन ये अम्ल देगा और NO3 ऋणायन देगा। ये धनायन हमारा इसके साथ जुड़ेगा H2O के साथ, तो ये हो जाएगा H3O और एक इलेक्ट्रॉन युग्म खत्म होगा तो वहाँ पे प्लस आवेश आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये हमारा हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और यहाँ पर NO3 ऋणायन हो जाएगा, ये नाइट्रेट आयन अलग हो जाएगा। तो ये हमारा हाइड्रोनियम आयन कहलाता है, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसको। उसके साथ ही
नाइट्रिक अम्ल की धातु से अभिक्रिया है, ये मैंने आपको समीकरण लिखवा रखी है इसकी। तो नाइट्रिक अम्ल कॉपर धातु से अभिक्रिया करता है। और एक चीज़ और, सांद्र नाइट्रिक अम्ल कुछ धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, जैसे कि गोल्ड है, सोना, प्लेटिनम है, ईटी, इनसे ये अभिक्रिया नहीं करता है। और क्योंकि ये जो है एक्वा रेजिया जो होता है बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं गोल्ड और प्लेटिनम, तो ये एक्वा रेजिया या जिसे हम वो कहते हैं अम्लराज, उनसे क्रिया कराने के लिए इसमें अम्लराज बनाना पड़ता है। तो नाइट्रिक अम्ल की कॉपर धातु से अभिक्रिया, यहाँ पे भी कंडीशन है, ठंडा और तनु नाइट्रिक अम्ल की कॉपर के साथ अलग अभिक्रिया होगी। दूसरा यहाँ पे मैंने आपको बता रखा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कॉपर की अलग से अभिक्रिया होंगी और अलग उत्पाद बनेगा। तो दो चीज़ें ध्यान देनी है, ठंडा और तनु नाइट्रिक अम्ल की कॉपर के साथ अभिक्रिया, और दूसरा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल की कॉपर के साथ अभिक्रिया। तो तनु और ठंडा नाइट्रिक अम्ल की कॉपर के साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे तो ये हमें कॉपर नाइट्रेट, ये है कि ये हमारा होगा क्यूप्रिक नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड देगा। और सांद्र के साथ अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्यूप्रिक नाइट्रेट बनेगा।